डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म। बेटा न्यू डार्विनिज्म की ज़रूरत क्यों आई, इसकी ज़रूरत पेश क्यों हुई? सुने ज़रा। जब लमार्क आया और उसकी थ्योरी को डिस्कार्ड किया, किसने थ्योरी को डिस्कार्ड किया? अगस्ट वाइसमैन ने। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आया कौन? डार्विन। और डार्विन ने की ड्रॉबैक किया थी कि उसने काजेज ऑफ वेरिएशन बयान नहीं की। फिर न्यू डार्विनिज्म के लिए 3 साइंटिस्ट आए। कितने साइंटिस्ट आए? इब्रार कह रहा है कि सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन तक अपलोड हुआ है। सजाद भाई हाँ, और वो कह रहा है सारे अपलोड है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए इस थ्योरी को, और इस तीन साइंटिस्ट ने क्या किया? डार्विन की थ्योरी और लमार्क को मिक्स किया और एक नई थ्योरी वजूद में आई जिसको नाम दिया न्यू डार्विनिज्म। लेकिन इसमें बेसिकली डार्विन की बातें ही थी, जिसमें 3 साइंटिस्ट में से पहला था चेवेरिकोफ। कौन था? चेवेरिकोफ, ठीक। सेकंड का नाम था मायर, चेवेरिकोफ या क्रशनकोफ, ठीक है, इससे आपने याद रखना है। और थर्ड है मायर के बाद सिम्पसन। क्या बेटा? सिम्पसन। इन 3 साइंटिस्ट ने ऑल ऑफ दिस, 3 साइंटिस्ट के नाम आ जाए तो ऑल ऑफ दिस आपने लिखना होगा। इन्होंने बेटा बेस किया लिया इस थ्योरी को जेनेटिक्स में क्या लिया? जीन फ्लो, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन म्यूटेशन, इसको बुनियाद दिया। और ये बेसिकली क्या है? दीज आर द काजेज ऑफ वेरिएशन। ये चीज़ें क्या? इसकी वजह से वेरिएशन होता है बेटा, इसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशन। और इस वजह से ये थ्योरी डार्विन की थ्योरी से बरतरी ले गई कि इसने काजेज ऑफ वेरिएशन भी क्या किए? बयान किए। अंडरस्टैंड? अब बेटा हमारे पास यहाँ पे पहले बात उसने किसकी की? जीन म्यूटेशन। ये मेरे ख्याल में सही नजर नहीं आ रहा। जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। बेटा येलो नख करी कना, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इस पे बात हुई। बेटा जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमने पढ़ा है कि जब भी वेरिएशन ने आना है तो क्या होना चाहिए? जीन में चेंज आना चाहिए। और म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब कैसे होगा ये? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस पेयर होगा, ये दूसरा होमोलोगस पेयर हुआ, ठीक हो गया। अब बेटा हमेशा याद रखे, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटेड है, ये और ये आपस में सिस्टर है, लेकिन ये और ये आपस में नॉन सिस्टर है। तो ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इस फिनोमेना को बेटा कहते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है ये भी याद रखें, ये भी एमसीक्यूज है। क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस 1 में। मियासिस 1 में कब होता है? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में कब होता है? पैकेटीन स्टेज में, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग ओवर की डिफिनीशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक हो गया। इसको बेटा क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अब बेटा इसकी वजह से
डिफरेंट जीन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं सीगमेंट एक्सचेंज की वजह से। जब जीन एक्सचेंज होंगे तो म्यूटेशन आएगा और इसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन होगी। इसको फिर हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बेटा मेन काज है वेरिएशन का ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएंगे। और म्यूटेशन भी आम म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन हम कहते हैं किसी के जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब अगर ये वेरिएशन एक्युमुलेट हो जाए, कल भी ये मैंने आपको बताया था, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन विल लीड्स टू, ये लीड्स करेंगे किसको? इवोल्यूशन को। तभी तो इवोल्यूशन होगा ना, ठीक है। और ये इवोल्यूशन विल लीड्स टू स्पेसिएशन। ये फिर किसकी तरफ जाएगा? स्पेसिएशन की तरफ। तो ये हमारे पास बेटा क्या हुआ? क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बेटा साथ में इसने 3rd नंबर पे बयान किया नेचुरल सिलेक्शन। वही डार्विन की बात कही कि फॉर एग्जाम्पल नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? बेटा नेचर उन लोगों को सेलेक्ट करेगा जिसमें यूजफुल वेरिएशन आ जाए। जिसमें क्या आ जाए? यूजफुल। म्यूटेशन के रिजल्ट में, म्यूटेशन भी दो तरह का है, हार्मफुल और यूजफुल। और यूजफुल म्यूटेशन क्या लेके आएगा? यूजफुल वेरिएशन लेके आएगा। और फिर ये नेचर क्या करेगा? इस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगा। जब सेलेक्ट करेगा तो ये रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में यूजफुल वेरिएशन क्या होंगे बेटा? ट्रांसफर होंगे टू देयर पेरेंट्स, टू देयर ऑफस्प्रिंग, सॉरी, टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? जिसमें यूजफुल वेरिएशन हो, जिसमें क्या हो बेटा? यूजफुल वेरिएशन हो। फिर उसके बाद नंबर 4 पे उसने बयान किया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या बेटा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बेटा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसे कहते हैं? कि हमेशा याद रखें, ब्रीडिंग सिर्फ अलाउ होगा अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के दरमियान ब्रीडिंग अलाउ है। No two different species can interbreed. Only interbreeding is allowed in the individual of same species. और ये बेसिक थीम है किसका? इवोल्यूशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट इंटरब्रीडिंग अमंग individual of different species. इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा इसमें आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या आता है बेटा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट अक्सर इसकी डिफिनीशन पे ही एमसीक्यू जीटा की आती है। तो इसकी डिफिनीशन जरा सुने कि चेंज इन चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन लेंगे आप स्मॉल, बाय चांस इज नोन एज अ क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे देखें, ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए, और इसमें एक जीन है ए, इसका परसेंटेज है 0.5%। जब इससे नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पॉपुलेशन बी इवॉल्व हो रहा है, बन रहा है और इसमें इसकी परसेंटेज क्या हुई? 10%। कितना? 10%।
यहाँ 0.5% था जीन ए, यहाँ पे 10%। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी में क्या आया है? चेंज आया है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट will leads to evolution, क्योंकि अगर जीन या ज़्यादा हो रहे या कम हो रहे तब ही जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, और ये will leads to evolution। ठीक है। अब बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए बेटा, सबसे पहले एविडेंस जो था इवोल्यूशन का वो किया था, फर्स्ट वन एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। देखिए दो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है। कितने? दो। इसको ज़रा समझे। एक है होमोलोगस ऑर्गन और एक है एनालोगस ऑर्गन। अक्सर एमसीक्यूज इस ही पे आता है। ठीक है बेटा, होमोलोगस ऑर्गन चाहता भाई, होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं? वो ऑर्गन जो सेम रखते हो दो चीज़ें, ऑरिजिन का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और दूसरा सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑरिजिन एंड सेम स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑरिजिन का मतलब बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन। अब आप लोग ये कहें कि ये कैसे हो सकता है? इसी को कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बैट्स, हॉर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके 4 लिम्ब देखो। क्या देखो? 4 लिम्ब्स। इसके 4 लिम्ब्स देखो, इन सब के फंक्शन जुदा है। हम इससे ग्रेस्पिंग करते हैं, इसमें बोन, मसल, नर्व सब कुछ देखो। बैट्स इससे उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, फंक्शन जुदा है, लेकिन स्ट्रक्चर और ऑरिजिन सबका सेम है। तो ये क्या है? होमोलोगस ऑर्गन। और दिस होमोलोगस ऑर्गन पे एमसीक्यूज आता है, इट्स लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दाबाजी सबा कभी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस ऑर्गन बेटा, इसमें सेम होगा क्या? सेम होगा फंक्शन, ये उसका अपोजिट है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन। उसका डिफरेंट लिखोगे, ऑरिजिन, ये दो डिफरेंट होंगे। इसके एग्जांपल क्या लिखोगे? बैट्स विंग, आपने बैट्स के विंग्स देखे हैं, और बटरफ्लाई विंग्स। बटरफ्लाई बेटा आर्थ्रोपोड है, इसका ऑरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों के विंग्स का देखो। इसमें बोन्स है, इसमें फीदर्स है, इसमें नर्व्स है, मसल है, इसमें कुछ भी नहीं है इसके विंग्स पे, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। क्या करते? फ्लाई करते। क्या करते? फ्लाई। और दिस एनालोगस ऑर्गन विल लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बेटा ये भी एमसीक्यूज है, लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? ये हो गया कंपैरेटिव एनाटॉमी से। सेकंड है बेटा फॉसिल रिकॉर्ड से एविडेंस क्या मिले। बेटा फॉसिल रिकॉर्ड में अक्सर एमसीक्यूज आता है किसका? आर्चोप्टेरिक्स का। आर्चोप्टेरिक्स जो 1861 में ईस्ट जर्मनी में पाई गई, मिली गई ईस्ट जर्मनी में। जब उसने देखा तो इसमें 50% थे करेक्टर किसके? रिप्टाइल्स के, और 50% करेक्टर थे किसके? बर्ड्स के। तभी ये हुआ, बात ये बात हुई कि बर्ड्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रिप्टाइल्स। और बर्ड्स को क्या कहा? ग्लोरिफाइड रिप्टाइल्स।
और ये भी कहा कि रिप्टाइल्स आर द इंसिस्टर ऑफ बर्ड्स। अब बेटा इवोल्यूशन में हम क्या मालूम करते हैं? एंसेस्ट्री ही तो मालूम करते हैं ना, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करते हैं या एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बरा का एंसेस्ट्री या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। अब बेटा देखें थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे ये है कि एविडेंस फ्रॉम, ये फॉसिल रिकॉर्ड के लिए आप पैलियोंटोलॉजी भी लिख सकते हैं बेटा। याद रखिए एक पॉइंट, जिन एनिमल्स और जिन प्लांट्स में अगर हार्ड वुडी टिश्यू है और जिन एनिमल्स में बोन्स है, उसकी फॉसिल रिकॉर्ड हो सकती है और उसकी एंसेस्ट्री हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए चाय आ गई, आप लोगों का क्या ख्याल है? थोड़ा बहुत गपशप भी लगाते हैं और मैं चाय भी पी लेता हूँ, ठीक है। बड़े दिनों बाद आमना सामना हुआ है। जी फातिमा अली, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत, अमल मनाहल, सिर्फ एक क्लास हुई थी। फातिमा अली ओके थैंक्स, सॉरी। कैसे है बेटा? स्टार्ट करें रिकॉर्डिंग। हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है बेटा? द ऑर्गन विच हैव नो नोन फंक्शन, विच हैव नो नोन फंक्शन। रिमोट पास्ट में इसके एंसेस्टर में कोई ना कोई इसका फंक्शन था, लेकिन अभी नो नोन फंक्शन है। अब इस पे एमसीक्यूज आते हैं कि नंबर फर्स्ट इस पे एमसीक्यूज आता है कि कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन में? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आई में है बेटा। थर्ड आई लेयर भी कहते हैं या आई लिड भी कहते हैं, मेम्ब्रेन। सेकंड है ये यहाँ पे मसल है, ईयर में एक मसल है, वो भी निक्टेटिंग है, ठीक है। कॉक्सियल बोन है, ठीक है। हमारी तो टिल है नहीं, तो इसलिए ये वेस्टिजियल है। नंबर 4 मेल मेमोरी ग्लैंड है, मेल मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, काम के नहीं है, ठीक है। मतलब नॉन फंक्शन नहीं है, ठीक है इसका। तो ये हमारे पास ये भी एक एविडेंस देता है कि हमारी एंसेस्ट्री एक है। और इसके बाद है बेटा हमारे पास है एविडेंस फ्रॉम नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमें क्या सबूत देता है कि इवोल्यूशन हुआ है? बेटा आप देखें, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म को देखें और साइटोप्लाज्म की कॉम्बिनेशन को देखें। वाटर सब में सेम है, प्रोटीन यही कंपोजिशन है, कार्बोहाइड्रेट यही कंपोजिशन है, सब में देखे एटीपी यूज करते हैं एज एनर्जी करेंसी। तो ये हमें क्या बताते हैं कि हमारा कोई एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं पे मिलता है। नंबर 6 जो है बायोकेमिस्ट्री के अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किया उसने लिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एविडेंस उसने ये लिया बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में जेनेटिक कोड सेम है, जेनेटिक कोड सेम है, ठीक। सेकंड नंबर पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस सेम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस सेम होने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर होता है क्या बेटा? ट्रांसलेशन होता है। हाँ, तो ये क्या हमें बताता है बेटा? ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं पे एंसेस्ट्री एक थी। और नंबर 7 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर ये एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी बेटा, एम्ब्रियोलॉजी। इस पे अगर आप बुक में देखें तो एक डायग्राम लिया गया है। ह्यूमन है, उसमें चिक है, टर्टल है, वेल है और एक दो और है। ये दिखाया गया है बेटा, ये दिखाया गया, गौर से सुनो, कि मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट मिल के जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे चल के ब्लास्टोमेर बनता है। क्या बनता है? ब्लास्टोमेर। फिर ये आगे चल के कहीं ना कहीं पे क्या लोज मास ऑफ सेल बन जाता है, जिसको कहते हैं मारोला। हाँ, मारोला के बाद बन जाता है इससे बेटा कहीं आगे चल के गेस्ट्रोला, 3 जर्मिनल लेयर। हाँ, क्या बन जाता है बेटा? गेस्ट्रोला। अब बेटा गेस्ट्रोला तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है
उसका डेवलपमेंट एक ही, ये तमाम, ये ऊपर वाले तमाम ऑर्गेनिज्म का ये डेवलपमेंट प्रोसेस सेम है। क्या है? यहां तक सेम है। इसके बाद कोई ह्यूमन बन जाता है, कोई चिक बन जाता है, कोई टर्टल बन जाता है, कोई वेल बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एम्ब्रियोलॉजी हमें यही बताता है। इस पे एमसीक्यूज आई थी 2023 में कि अर्नेस्ट हैकल, बायोजेनेटिक लॉ किसने पेश किया था? अर्नेस्ट हैकल। और वो क्या कहता है बेटा? उसने एक जबरदस्त बात की थी। बायोजेनेटिक लॉ इसको कहते हैं। बायोजेनेटिक लॉ हमें यह बताता है बेटा कि क्या बायोजेनेटिक लॉ हमें यह बताता है कि ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी किसे कहते हैं? ऑन्टोजेनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कहता है ये साइंटिस्ट कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जगह ये भी लिख सकते हैं एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। ये ऑन्टोजेनी है। ये कहता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करना चाहते हैं तो उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाए, तो इन तमाम 5 के 5 स्पीशीज के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाए तो आपको वहां पे नजर आएगा सिमिलरिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये चिक, ये टर्टल, ये वेल, इन सब का पहले ओरिजिन एक ही था। अब एमसीक्यू सिर्फ सुने, एमसीक्यू सिर्फ अभी करने जा रहा हूं। प्रोकैरियोट्स दुनिया में कब आए थे? पहला एमसीक्यूज 3.5 बिलियन ईयर एगो। इससे यूकैरियोट कब इवॉल्व हुए? 1.5 to 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक, अंडरस्टैंड? ये दूसरा एमसीक्यूज फंडामेंटल यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज डैश। इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। बेटा ये एमसीक्यूज सुने, ये बहुत बार बार आए हैं। तशो हाँ। इसके बाद रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन इज, तो दो चीजें है रॉ मटेरियल, एक है म्यूटेशन, एक है वेरिएशन और म्यूटेशन रॉ मटेरियल इवोल्यूशन के लिए। अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, अगर एमसीक्यूज आ जाए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, बेटा तो क्या आंसर होगा? प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा? हाँ इबरार बताओ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या लिखोगे? हाँ जी, कहाँ है मोबाइल? हाँ ये है। प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? गिलगित से। हाँ मुख्तार, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन? स्पीसिएशन। मुख्तार बेटा आप इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे, ठीक है? स्पीसिएशन या स्पीशीज फॉर्मेशन या न्यू स्पीशीज भी लिख सकते हैं। और अब 3 एमसीक्यूज और है, बड़े खास एमसीक्यूज है, उसको बड़े गौर से सुने। ये लास्ट आप लोगों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, ठीक है? और वो कौन कौन से है? स्पीसिएशन के हवाले से ही है। पहले तो स्पीसिएशन कल मैंने डिफाइन किया लेक्चर में, सब कुछ इस पे हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए अगर नया स्पीशीज बने तो इसको कहते हैं स्पीसिएशन। अब बेटा इस पे 3 एमसीक्यूज आते हैं, 3। पहला है सिंपेट्रिक स्पीसिएशन। ये कहते हैं ये रेयर। दूसरा है एलोपेट्रिक। ये एमसीक्यूज है कि ये रेयर होता है। एलोपेट्रिक
मोस्ट कॉमन, मोस्ट अक्कर, स्पीसिएशन ये है एलोपेट्रिक। और पैरापेट्रिक, पैरापेट्रिक ये क्या है? रेयरली, एक्सट्रीमली रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर, याद रखें। ये 3 MCQs है, ये 3। अब ये किसकी वजह से होता है? वजह क्या है? ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ये किस वजह से है? चेंज इन जियोग्राफी, जियोग्राफी चेंज हो जाती है इसमें। और क्या आ जाते हैं? बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर, लाइक रॉक्स, लाइक रिवर, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरी जगह जा नहीं सकते, जिसकी वजह से नए स्पीशीज बन जाते हैं। और ये एक्सट्रीम चेंज इन हैबिटेट, इन हैबिटेट, ठीक है। अब आखिरी चीज जो फेडरल में बयान किए हैं वो है व्हाट इज हाइड्रोथर्मल वेंट। हमारे बुक में नहीं है, या व्हाट इज वेंट हाइपोथेसिस। क्या? वेंट हाइपोथेसिस। ये बेटा कहता है, ये क्या कहता है? वेंट हाइपोथेसिस के लाइफ बिगेन डीप इन ओशन, लाइफ बिगेन डीप इन ओशन। और ओशन में भी कहा? हॉट वाटर में। और ये कौन था जिसने यहां से जिंदगी शुरू की? आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। और ये आर्कियोबैक्टीरिया कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता था? 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता था। और ये लेस इवॉल्व था, लेस इवॉल्व, याद रखें। और इस टाइम ओजोन लेस थी, ओजोन लेस। और ओजोन बना कब? MCQs है। ओजोन इज फॉर्म 420 मिलियंस ईयर एगो, याद रखें। ये MCQs है। इसके बाद है वमा अलैना इल्लल बला। अंडरस्टैंड? रिकॉर्डिंग सिर्फ बंद करें।